छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों पर सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया है कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें तो बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है। सीएम ने तो नक्सलियों के जरिए बीजेपी को भी टारगेट पर लिया है। उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में आतंक का माहौल खत्म हुआ है और सरकार लगातार आदिवासियों को उनका अधिकार दे रही है। इससे अच्छा वातावरण नहीं हो सकता पूरे बस्तर में। जिस सुकमा से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, अब वहां काफी पीछे हट चुके हैं, उसका प्रभाव बहुत कम रह गया। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो बात करना चाहते हैं तो हमारे द्वार हमेशा खुले हुए हैं। तो भारत, मैं किस आधार पर बात करूंगा? एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपसे बात नहीं करता। भूपेश बघेल का नक्सलियों के साथ बातचीत का ये प्रस्ताव बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटने टेक चुकी है। सरकार के पास नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस की सरकार नक्सलियों के सामने घुटना टेक चुकी है। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है, और इसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं। 3.5 साल में कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं। कुल मिलाकर नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत जोरों पर है। एक ओर सीएम नक्सलियों से चर्चा को तैयार है तो बीजेपी का मानना है कि सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। इन सब के बीच सवाल यही है, क्या कभी बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो पाएगा? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या बस्तर में नक्सल समस्या का हल बातचीत से निकलेगा? क्या बस्तर में खून खराबा बंद हो जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से बातचीत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि बातचीत का कोई ठोस मंच अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि नक्सलियों की तरफ से कोई सकारात्मक कदम सामने आए तो सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ाकर बातचीत करने में गुरेज नहीं करेगी। आज भी मुख्यमंत्री जब सुकमा में थे तो उन्होंने नक्सलियों से बातचीत के मुद्दे पर सरकार का रुख सबके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर संविधान पर नक्सली विश्वास जताते हैं तो सुकमा आकर भी बातचीत करने से वह पीछे नहीं हटेंगे। मतलब साफ है, सरकार नक्सल मुद्दे का हर हालत में समाधान चाहती है। हालांकि गोली और बारूद का कोई असर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए जरूर इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से नक्सलियों का रुख सामने आया है, लगता नहीं कि सरकार की इस पेशकश को नक्सली सीधे तौर पर स्वीकारने को तैयार हैं। हाल के दिनों में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी नक्सलियों के लीडर के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि बातचीत का रास्ता अगर आप कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्चर और बाकी गोलीबारी से हमारे ऊपर आप हमला करते हैं। तो ये बात लगातार इसके पहले भी चलती आई है, आज भी चलती आई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इसमें रणनीति नजर नहीं आई। लेकिन मुख्यमंत्री ने गेंद फिलहाल नक्सलियों के पाले में डाल दी है। तो संवाद से निकलेगा क्या समाधान, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है वर्णिका शर्मा जी, नक्सल मामलों की जानकार है, या मैं बेहतर कहूं कि माओवाद मामलों की जानकार है। मैं उनसे बातचीत करूंगा, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजय साहू जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नीलू शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वर्णिका जी, ये पेशकश आज की नहीं है। बातचीत का रास्ता रमन सिंह ने भी बहुत बार शुरू किया, इसके पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नक्सलियों को जिस प्रकार से बातचीत आ रही कि संविधान पे विश्वास रखिए, तब तो ये संविधान को अगर वो मानते होते तो शायद वो आज उस फ्रंट पर नहीं होते। बीच में मुझे बहुत अच्छे से याद है, रमन सिंह के समय एक बार सीज फायर कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन वो फिर से कहीं ना कहीं गलत बात सामने आई थी। सीज फायर के दौरान ही एक बड़ा नक्सली हमला नक्सलियों ने कर दिया था। वाकई में आपको लगता है कि बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है? बातचीत अपने यहाँ जब इंसर्जेंसी से, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो सुंदर सा छत्तीसगढ़ राज्य है माओवादी आतंक से घिरे हुए राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम एक प्रकार से नक्सलगढ़ कह दिया जाता है। बहुत कोफ्त होता है जब ये बाहर में जाके हम सुनते हैं तो। और आज जबकि एक नया मोड़ लेने जा रहा है ये पूरा जो माओवाद वाला जो तंत्र है कि इसमें कहीं तो समाधान की बात निकलने लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात सामने आ रही है
तो समाधान से बात निकलना वाकई, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा किया जाए, चाहे वो कोई भी ये इनिशिएटिव ले, संवाद से समाधान को प्रत्येक मंच पे इसलिए स्वागत होता है क्योंकि ये रक्त रंजित संघर्ष के बिना होने वाला एक ऐसा समाधान है जिससे आम जनता भयमुक्त होने के जीवन का एक संभावना देखने लगती है। उसको ये लगने लगता है कि इतने दिनों से जो शांति और विकास में बाधा थी वो कहीं ना कहीं अब उस पे पूर्ण विराम लगने जा रहा है। लेकिन संवाद से समाधान ठीक है, पर बिना संविधान नहीं होगा समाधान, ये भी पूर्ण सत्य है। लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे सीज फायर शब्द हम क्यों उपयोग करते हैं? सीज फायर के लिए दो देशों के बीच होता है, जब दो दुश्मन देश होते हैं और उनके बीच में सीज फायर होता है, दोनों हथियार को रखते हैं और वो पर्टिकुलर क्षेत्र घोषित किया जाता है और वहां पे अगला व्यक्ति भी हमारा दुश्मन होता है। यहाँ पे दुश्मन कौन है ये तय करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, नक्सलियों का ये इरादा हमको साफ तौर पे देखना चाहिए है कि जब हम इन संवाद से समाधान की बात कर रहे हैं तो फिर से मैं वही कहूंगी कि समाधान के नियोजन क्या क्या हैं, यानी कि पैरामीटर्स कौन कौन से तय किए गए हैं, जिनसे बातचीत होनी है या जिनसे बातचीत किया जाना है वो कौन है? वो नक्सली कमांडर है या कौन से तंत्र के लोग हैं जो सबसे ऊपर उठ के आ रहे हैं? उनका कौन सा तंत्र, उनका मिलिट्री विंग उठ के आ रहा है या कौन उठ के आ रहा है इस तंत्र में? अब जब वो कहते हैं कि हम इसमें संवाद से समाधान या इस प्रकार की कोई भी तैयारी करते हैं, तो क्या वो अपने टैक्टिकल ऑपरेशन बंद कर रहे हैं तो साथ में गुरिल्ला ऑपरेशन का जो 50% पर मूलभूत अंग होता है स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन को भी क्या वो रोकने को तैयार हैं? और यदि वो तैयार हैं तो संविधान की पूरी किताब वहां पे नहीं रखी जाएगी। संविधान के ये पहलू मूलभूत रूप से सामने आने ही चाहिए। क्या वो टैक्टिकल ऑपरेशन रोक रहे हैं तो साइमल्टेनियसली या समानांतर रूप से वो स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन भी बंद कर रहे हैं, वहां पे उपक्रम करना या वहां पे नई भर्ती करना बंद कर रहे हैं, या सीज फायर क्या या कई रूपों में नामांतरण कर करके वो वहां पे अपने संगठन की अंदरूनी पाइपलाइन को मजबूत कर रहे हैं और भिन्न प्रकार के शर्तों को रख करके हमको गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं? कहीं वो इसको रीगेन पीरियड के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान देना बहुत ज्यादा उचित होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने पेशकश की, उनकी तरफ से भी फिलहाल इस पर जवाब नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ नीलू शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नीलू शर्मा जी, क्या मानते हैं आप? तो समाधान खोज नहीं पाए, 15 साल लग गए आपको। जहां 4 जिलों में था नक्सलिज्म वो कम से कम 14 से 18 जिलों तक पहुंच गया। आप तो ये कहते थे बस्तर में लोग घर से बाहर निकलें कोई गोली ना मार दे। दिल्ली हम जाते हैं तो आज भी यही सोचते हैं लोग कि हम अगर रायपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो कोई ना कोई हमें गोली मार देगा। 3 गुना नक्सलिज्म बढ़ा है, कांग्रेस लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती है। खत्म कांग्रेस कर रही है, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत क्या है अगर बातचीत का रास्ता सामने आता है तो? देखिए आदित्य जी, अगर मैं राजनीतिक इतिहास की बात करूं तो कलकत्ता के नक्सलवाड़ी से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कांग्रेस, अगर मैं 75 वर्ष इस अमृत वर्ष की बात करूंगा तो 50 साल देश में कांग्रेस ने राज किया है। नक्सलवाद किस सरकार में जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ है वो आप भी बेहतर अच्छे ढंग से जानते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में नक्सलियों से हमने फ्रंट की लड़ाई भी लड़ी। बस्तर हो या नक्सलवादी जो नक्सल क्षेत्र हो, वहां हमने भरपूर डेवलपमेंट के काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सल जो है न संविधान को मानते हैं, न डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं। और जिस तरीके से वो वहां के बस्तर के, चाहे वो अगर छत्तीसगढ़ के मैं उन हिस्सों की बात करूं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट ना हो। 15 साल में हमने ये प्रयास किया। हमारे समय में सीज फायर भी हुआ था। अब मैं अगर 3.5 वर्ष की इस कांग्रेस की सरकार की अगर बात करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बस्तर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वे संविधान को मानेंगे तब हम बातचीत करेंगे। आप 3.5 साल में किसी भी प्रकार की कोई भी ठोस रणनीति नक्सलवाद पर आपने एक तो बनाया नहीं, किसी भी तरह का आपने प्लान नहीं किया। आज भी नक्सल जो है वो सड़क उखाड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3.5 साल में ये नक्सली जो है वो उनका जो एक्टिविटीज जो बढ़ा है, या ये मैं कहूं कि आप एक प्रकार से सरेंडर हो गए हैं, घुटने आपने टेक दिया है उन संगठनों के सामने और आज आप वहां पहुंचे हैं। तो आप जिस तरीके से वहां पर आप एक विषय लाए कि आप संविधान को अगर मानेंगे तब हम बात करेंगे,
ठीक है, आप प्रयास के विषय को लेकर आपने इस विषय को कहा है, लेकिन आपको अब 3.5 वर्ष इस प्रदेश में सरकार को हो गए, आप मुख्यमंत्री बने, आपको 3.5 वर्ष हो गए। कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नक्सल को खत्म करने के लिए या नक्सली जिस तरीके से आज डेवलपमेंट को आज रोकने का प्रयास करते हैं, उस पर आपका कोई भी एक्शन प्लान या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आप गतिविधि या कोई ठोस प्लान आपने जो है इन 3.5 वर्षों में आप नहीं ला पाए, जिसका परिणाम है कि आपको इस तरीके से भेंट का मुलाकात के कार्यक्रम में आपको ये बातें कहना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। अजय जी मेरे साथ जुड़े हुए। अजय जी, नक्सली दंश आप लोगों से ज़्यादा किसी ने सहा नहीं है। 25 मई 2013 की घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। पूरी टॉप लीडरशिप प्रदेश की आप लोग खो चुके हैं। उसके बाद भी बातचीत करने का आप लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विश्वास करने लायक है नक्सली बातचीत के लिए? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संवाद जो है वो किसी भी समस्या के हल करने का सबसे अच्छा और सुगम रास्ता होता है। हम खून खराबा के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हमने नक्सलवादी घटनाओं में अपने करीबियों को खोया है। लेकिन आज जिन लोग 15 वर्षों तक नक्सलियों के हमदर्द बने हुए थे, नक्सलियों के साथ अटखेलियां किया करते थे, आज वो लोग हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा, जब सरकार घुटने टेकती है तो क्या होता है। जब सरकार घुटने टेकती है तो एसपी एलेक्स पालमेलन का अपहरण हो जाता है। जब सरकार घुटने टेकती है तो बलिराम कश्यप के पुत्र तानसेन कश्यप की हत्या हो जाती है। जब सरकार घुटने टेकती है तो झीरम जैसी घटनाएं होती है, जिसमें विपक्षी दल के सारे नेता फ्रंट लाइन के शहीद हो जाते हैं। जब सरकार घुटने टेकती है और दिखाने का प्रयास करती है कि हम नक्सलियों के खिलाफ हैं, तो केपीएस गिल जैसे सुपर कॉप को लाया जाता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि वेतन लो और मौज करो, क्योंकि हमारी सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इसी सरकार के हिस्सा हमारे जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार थे। सरकार जब घुटने टेकती है तो 8वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं सोनकू और पैकू, उनको नक्सली बता करके मार दिया जाता है। सरकार जब घुटने टेकती है तो मड़कम हिड़मे का फर्जी एनकाउंटर हो जाता है। सरकार जब घुटने टेकती है तो नक्सली लगातार वारदात करते हैं, जगरगुंडा तक सड़क नहीं बन पाती है। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 3.25 साल में छत्तीसगढ़ में 77 से 80% तक जो नक्सलवाद की घटनाएं थी उसमें कमी आई है। सरकार जब घुटने टेकती है तो विनोद कुमार चौबे को शहीद होना पड़ता है, इसकी रिपोर्ट आने में इतना समय लग जाता है। तो यह दर्शाता है कि घुटने किसने टेके थे और नक्सलियों से लड़ाई कौन लड़ रहा है। हम ना अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हैं, ना नक्सलियों के सामने घुटने टेकेंगे। हमने तो अपनों को खोया है, दंश झेला है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों को ढूंढने से भी जो ग्राउंड में जो काम करने वाले, जो लड़ने वाले सैनिक हैं वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहां के जो आदिवासी हैं उनको समृद्धि के दिशा में हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। जो बस्तर नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज वो डेनेक्स जींस के निर्माता जिले के नाम से जाना जाता है और कॉफी उत्पादन जिले के नाम से जाना जाता है। तो नक्सलगढ़ से कहीं ना कहीं हम उसकी छवि को दूर कर रहे हैं। और नीलू जी कह रहे थे कि कांग्रेस उत्तरदायी है, तो 2003 में नीलू जी 2 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित थे। आपने 15 वर्षों में जो केंद्र से राशि आती थी उसका कमीशन खाने के लिए या क्या करने के लिए आपने 18 जिले इस प्रदेश के नक्सल प्रभावित हो गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी का जो गृह जिला है कवर्धा, वो भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल हो गया था। तो शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है किसने घुटने टेके हैं और कौन लड़ाई लड़ रहा है। अजय जी मैं जवाब लेता हूं। नीलू शर्मा जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अजय साहू जी आपकी सरकार के ऊपर। 15 साल आपकी सरकार सत्ता पे रही, 76 जवानों का एनकाउंटर हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके अलावा झीरम का कांड हुआ था और उसके अलावा मीना खलको जैसे तमाम ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ आप लोगों ने ये बताया कि वो नक्सली थे, लेकिन वो बाद में जांच के बाद ग्रामीण निकले। फर्जी एनकाउंटर्स की लगातार शिकायतें आती थी, क्यों नहीं कर पाए वो 15 साल में? क्या नहीं लगता कि बातचीत का रास्ता उस समय अगर अपनाते तो शायद आज तक कोई ना कोई सकारात्मक हल निकल पाता? नीलू शर्मा जी। देखिए आदित्य जी, अजय जी अभी जिस विषय को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 15 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने फ्रंट की लड़ाई नक्सलियों से लड़ी। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि 50 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। अगर नक्सलियों का रेड कारपेट अगर बिछा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दोषी है। जिस तरीके से आज ये अजय जी बात कर रहे हैं, आप 3.5 वर्षों में आप ये बता दीजिए कि आप ऐसा कौन सा आप ठोस जो है प्लान तैयार किए हैं कि हम नक्सलिज्म को इस प्रदेश से खत्म कर देंगे। आपने ऐसा कौन सा जो है निर्णय किया है कि नक्सलियों की आज वारदातें कम हो चुकी हैं। आज ऐसा आपने कौन सा जो है एक्शन प्लान किया है कि नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। संवाद एक रास्ता हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भी हमने संवाद के सारे रास्ते खोले थे, सीज फायर भी हुआ था। मैं जीरम की जो आपने उल्लेख किया, निश्चित रूप से वो बहुत दुखद घटना थी और स्वाभाविक रूप से आप उस समय विपक्ष में थे। आपने कहा था, आप एनआईए की जांच की बात करते थे, आप आज सरकार में हैं, आप उस जांच को खुद रोक के जो है वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं, सलवा जुलूम भारतीय जनता पार्टी की देन थी। आज सलवा जुलूम से जुड़कर आदिवासियों ने उन नक्सलियों के मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े अगर विरोधी हैं तो वह नक्सलवाद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के शासन में आज लगातार आप बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपने कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है जय जी? आपकी सरकार इन 3.5 वर्षों में 1 किलोमीटर की कौन सी जगह पे उन्होंने सड़क बनाई है? कौन से ऐसे वहां पर चिकित्सा या एजुकेशन से लेके या किसी डेवलपमेंट को लेके आपने क्या काम किया है? आप इस चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। बस्तर में तो हमने 15 सालों में काफी विकास के काम किए, काफी विकास किए। आप सिर्फ इसको 15 वर्षों तक किसी को गिराना चाह रहे हैं। आप 3.5 साल में सिर्फ भेंट और मुलाकात करने से जो है नक्सल के जो है समस्या खत्म नहीं होने वाली। आपने ना आपने सड़क बनाया, ना आपने स्वास्थ्य दिया, ना आपने स्वास्थ्य केंद्र दिया, ना आपने स्कूल खोले, ना आपने किसी भी तरह का पुल या सड़क का निर्माण किया। आपने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी डेवलपमेंट इन 3.5 सालों में किया। आप जितने भी जन घोषणा पत्र किए हैं उनसे आप वायदों से मुकरते जा रहे हो। यही कारण है कि बस्तर जो है वो आज विकास से अछूता है, आज सरगुजा विकास से अछूता है। नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है वो आकाश से अछूता है। डॉक्टर मोनिका शर्मा जी हैं, नक्सल एक्सपर्ट्स हैं। आप उनसे पूछिए कि 3.5 साल में जिम्मेदारी सरकार की होती है और वो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरीके से उस नक्सलवाद को आप जोड़ने को आप रोकने को जो है प्रयास करते। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति अगर नक्सलवाद को रोकने की होती तो निश्चित रूप से आप जो है इन 3.5 सालों में कोई एक्शन प्लान करते, कोई ठोस जो है निर्णय लेते, कोई कमेटी बनाते। आपने कहा है कि संविधान को अगर नक्सली मानेंगे तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आप विकास के खुद जो है विरोधी रहे, आप विपक्ष में आप विरोधी रहे। आपने विकास को भी जो है विपक्ष में रहते रोकने का काम किया है। नक्सलियों की कहीं ना कहीं जो है आप जिस तरीके से वो हम शासन काल में जब 15 सालों में हमने काम संविधान पे विश्वास करो। अगर वो संविधान पे विश्वास करते तो हथियार नहीं उठाते, संविधान पे विश्वास करते तो बातचीत का जरूरत ही नहीं था, वैसे ही वो आपके पास आ जाते। जो लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या उम्मीद है वो संविधान पे विश्वास रखेंगे? वर्णिका जी, ये पहले भी इतिहास साक्षी है और रहा है कि आप नेपाल की घटना को भी उठा करके देख लेंगे ना तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि माओवादी 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर, कई दौर की वार्ता करते हैं, पर वो हमेशा से इस वार्ता को एक रीगेन पीरियड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपनी पाइपलाइन को मजबूत बनाते हैं। हमसे वो कहते हैं कि हम हथियार रख दें करके, और हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, पर क्या वो ये जानते हैं कि हम एक लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। हमको लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के लिए भी वहां पे अपने सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। हम किस वजह से हथियार रखें? क्या पुलिस के द्वारा वहां पे आतंक फैलाया जा रहा है जो वो हथियार को रख दें? क्या आप अब उनके पक्ष पे आते हैं? क्या वो अपने स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन को बंद करेंगे?
तो वो उससे गुरेज करते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक बार, दो बार और तीसरे बार की वार्ता आते आते वो कोई ऐसा पहलू सामने लेकर के आते हैं जो नागवार गुजरता है, और इसी दौरान नेपाल में तो उन्होंने वहां के प्रमुख जिससे वार्ता हो रही थी उसी को ही किडनैप कर दिया था। और अंत में जब जो मुख्य तंत्र था उसको ये पता चला कि हमारी अंदरूनी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, तो ये बात उभर के सामने आई कि माओवादी तंत्र दुगना पुष्ट होकर सामने आ गया है और वो वहां की सत्ता पे काबिज हो गया था। तो हमको ये सारी सावधानियां अपने आगे की वार्ता के दौरान या आगे का कदम रखने से पहले बहुत बहुत बरतनी ही होगी। आरोप और प्रत्यारोप की गतिविधियों से ऊपर उठ के वास्तविक चिंतन की ओर आगे बढ़ना होगा। किसने विकास किया, किसने माओवाद की सौगात किसको सौंपी, इसको तो हम ऐसा ले रहे हैं जैसे किसी ने किसी सरकार को सौगात सौंपी। ये कोई सौगात नहीं थी जो किसी ने किसी को सौंपी है, या यहाँ पे कोई ये पैरामीटर नहीं लगा है कि किसकी सरकार में कितना विकास हुआ था। हमको ये देखना है कि घर के बैठक तक तो विकास पहुंचा है, घर के अंदरूनी कक्ष तक के कब विकास की बयार पहुंचेगी, तभी हम कह पाएंगे कि हम समाधान के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो सामने से उठ के आएंगे कि हमको अब समाधान की जरूरत है। और दूसरा ये भी गौर करना पड़ेगा कि माओवादी समस्या कहीं रूपांतरित होकर कहीं और तो नहीं अग्रसर हो रही है, केवल वो रूपांतरण लेते हैं। और माओवाद का मौत से दो की नीतियों का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वो हर प्रकार से पल पल में अपनी रणनीति को बदलते हैं और उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी प्लान। नीलू शर्मा जी, 15 साल थे आपके शासन, 15 साल क्या कम पड़ गए नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए? 15 साल में ना तो बातचीत का रास्ता आया सामने, ना तो गोली का जवाब आप गोली से दे पाए। 15 साल बहुत होते हैं किसी के भी शासन के लिए। 15 साल क्या पर्याप्त नहीं थे नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए बस्तर से? देखिए आदित्य जी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सेवाएं दी है। मैं फिर से इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर नक्सलियों से, माओवादियों से अगर फ्रंट की लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। निश्चित रूप से हमने संवाद के भी सारे अवसर जो है उस समय सारे रास्ते खोल के रखे थे। लेकिन अगर जिसको डेमोक्रेसी मानना नहीं है, जिसको लोकतंत्र, जिसको संविधान की जो है परिभाषा को जो है वो समझते नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे जो संगठन है, जो नक्सली संगठन है, माओवादी है, उसके लिए 15 वर्षों में हमने जो है वो लगातार प्रयास किया। और कहीं ना कहीं लगातार प्रयास का एक ये भी परिणाम आया कि हमने उनके साथ जो लड़ाई लड़ी और लगातार उनके बीच में जाकर हम उस संवाद को भी जो है आगे बढ़ाना चाहते। देखिए, लोकतंत्र में कोई खून खराबे का पक्षधर नहीं होता। जिस तरीके से अभी हमारी जो है नक्सल एक्सपर्ट हैं, उनका मैं अभी वक्तव्य सुन रहा था कि डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं आधार है राज्य का। आप डेवलपमेंट जो है आप क्षेत्र का भी तो करेंगे। और जिस तरीके से आप नक्सली, कोई दो राय नहीं कि नक्सली, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नक्सली घटनाएं नहीं कर रहे, लेकिन उतने समय वो अपने आप को तैयार करते हैं और निश्चित तौर पर उससे एक बड़ा हमला उसके बाद कभी भी करते हुए सामने आ जाते हैं। करना पड़ेगा। देखिए आदित्य जी, हमारी सरकार की साफ मंशा है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए सबसे पहले हमें बस्तर का जो आम आदिवासी है, जो नक्सलियों से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, वो क्यों नक्सलियों की तरफ जाता है। आप देखिएगा इसके जो नक्सलवादियों के जो नेता होते हैं वो किसी दूसरे स्टेट में बैठ करके सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, और जो हमारा बस्तर का आदमी होता है उसको ये बंदूक पकड़ा करके ग्राउंड लेवल में लड़ने के लिए भेज देते हैं। और अगर जब गोली खानी होती है सुरक्षा बलों की, तो हमारा ही वो जो निरीह आदिवासी होता है, जो चंद पैसों की लालच के लिए बंदूक थाम लेता है और इनके ब्रेन वॉश में प्रभावित होकर के बंदूक उठा लेता है। तो आप देखिएगा कि हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक ऐसे ही दंपत्ति से मिले थे और वो आज नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम बस्तर के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, उनके जेब में पैसा कैसे जाए इस दिशा में हम काम करें, उनको शिक्षित करें ताकि वो ग्राउंड में जो लड़ने वाली जो फौज है उसका हिस्सा ना बने। और धीरे धीरे करते हुए ऐसा एक समय आएगा बहुत जल्द कि नक्सलवाद जो है वो छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवादी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। इसका संकल्प माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने लिया। चलिए, हम सबको इंतजार रहेगा। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, 15 साल में इंतजार तो पूरा नहीं हो पाया।
3.5 साल आपकी सरकार को भी हो गए। उम्मीद है कि आपकी सरकार रहे तब तक नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से साफ हो जाए। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।